नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। वो कहा जाता है ना कि अगर अंत भला हो तो सब भला होता है। महागठबंधन में बिल्कुल वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार आप ये खबरें देख रहे थे कि महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है और मीडिया का एक धड़ा आपको ये दिखाने की भी कोशिश कर रहा था कि पूरी तरीके से महागठबंधन अब टूट गया है, फूट गया है, अब उसमें कुछ नहीं हो सकता है। अब पार्टियां सब अलग अलग चुनाव लड़ने जा रही थी। सारी एनर्जी मीडिया के एक धड़े ने इसी पर ही लगा रखी थी। हम भी आपको लगातार खबरें दिखा रहे थे। अगर कहीं कोई गलती है तो उसको क्रिटिकल एनालिसिस उसका करना बेहद जरूरी है। लेकिन आज महागठबंधन की तरफ से जो खबरें आई हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आज तेजस्वी यादव ने पिटारा खोला है वादों का और महिला जो वोटर्स हैं उन पर कहीं ना कहीं अपना फोकस उन्होंने रखा है। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसकी बात तो हम करेंगे, लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव के जो घर है उस पर आज मीटिंग हुई है। अशोक गहलोत पहुंचे हैं बिहार, एक तरह से कह सकते हैं कि कांग्रेस के दूत बनकर और संकट मोचक बनकर वो वहां पर पहुंचे हैं। उन्होंने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव से मुलाकात की, बंद कमरे में मुलाकात हुई है और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई है। और महत्वपूर्ण मुद्दे, जाहिर सी बात है कि जिस तरह से थोड़ा मोमेंटम पीछे होता हुआ नजर आ रहा था, जिस तरह की तमाम खबरें थी, कुछ पर जो फ्रेंडली फाइट की बात की जा रही थी, उन सबको सुलझाने के लिए ये बातचीत का सिलसिला जो है वो एक बार फिर से मीडिया के कैमरों और नजरों के सामने ये शुरू हुआ है। उसके साथ ही कृष्णा अलवरू भी वहां पर मौजूद थे। मीडिया से भी बात की, दोनों ही दलों की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से भी बात की गई और तेजस्वी यादव ने भी महागठबंधन को लेकर अपनी बातों को उन्होंने रखा है। उन्होंने कहा है कि सब कुछ ठीक है, कोई किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं है, हम दोनों बड़ी पार्टियां हैं और 2, 4, 5 सीट को लेकर कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है, अशोक गहलोत ने ये कहा। लेकिन अब सब कुछ सुलझा लिया गया है और बिला वजह बातों को तूल दिया जा रहा था, जो मीडिया में आप तमाम खबरें देख रहे थे। कल एक बड़ी कॉन्फ्रेंस, एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है बिहार में, जिसमें तेजस्वी यादव तो होंगे ही, कांग्रेस के लीडर्स होंगे, वीआईपी पार्टी और इसके साथ साथ वाम दल, यानी कि महागठबंधन के जो तमाम बड़े चेहरे हैं वो आपको कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि बड़ा ऐलान, एक तरह से मोमेंटम पर वापस आने के लिए, एक पूरे इलेक्शन में एज लेने के लिए एक बड़ा ऐलान कल किया जा सकता है। वो बड़ा ऐलान सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर घोषित किया जा सकता है। और उसके साथ साथ ये भी बात की जा रही है कि क्या 2 उप मुख्यमंत्रियों के फॉर्मूले पर बात हो सकती है कि एक वीआईपी और एक क्या कांग्रेस की तरफ से हो सकता है। हालांकि तमाम अभी कयास है, लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा दम है वो है तेजस्वी यादव के चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करना। क्योंकि दूसरी तरफ एनडीए में तो आप देख रहे हैं कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। वहां तो अमित शाह सीधे तौर पर कह ही चुके हैं कि नीतीश कुमार का नाम पर उन्होंने मोहर नहीं लगाई है। उन्होंने सीधे तौर पर ये कह ही दिया है कि विधायक दल तय करेगा इलेक्शन के बाद। तो इससे आप समझिए कि अगर वो कह रहे हैं तो सीधे तौर पर ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे। अगर फर्ज कर लीजिए 0.1% ऐसी कोई परिस्थितियां बनती हैं कि वो सरकार बनाने की किसी भी तरह की कोई स्थिति में नजर आते हैं, तो ये तमाम चीजें कही जा रही है। लेकिन मैं आपको सुनवाना चाहूंगी कि तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है। बहुत छोटी सी बाइट है, सुनिए क्या कुछ उनका कहना है। सब कुछ फाइनल हो गया, आप तो आपको उतरना है मैदान में, क्या लग रहा है? देखिए, नामांकन की प्रक्रिया जो है पूरी हो गई है। अब तो प्रचार प्रसार जो है जोर शोर से होगा और हम लोग तो 24 तारीख से जो है प्रचार शुरुआत हम लोग करेंगे। तो आपने सुन लिया, तेजस्वी यादव को कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और 24 तारीख से बिल्कुल कमर कसने जा रहे हैं तेजस्वी यादव। बिहार की पूरी यात्रा पर वो निकलेंगे क्योंकि दूसरे चरण के नॉमिनेशन के वापस लेने की जो आखिरी तारीख है वो भी कल है, यानी कि 23 तारीख है। और कल तक ही ये मौका है कि अगर किन्हीं जो बागी चेहरे हैं किसी भी दल के हो, उनको अगर वापस करना है या किसी के कोई नाराज है उसको अगर मनाना है, सब कुछ वो हम कह सकते हैं कि कल तक की ही डेडलाइन है। और उसके बाद फिर पूरे शबाब पर आपको प्रचार और प्रसार करती हुई तमाम पार्टियां नजर आएंगी। अब इसमें देखना है कि राहुल गांधी कब वहां पर पहुंचते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे और जो तमाम बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के, वो कब वहां पहुंचते हैं। लेकिन एक बड़ा चेहरा
कांग्रेस का राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिनको संकट मोचक के तौर पर भी देखा जाता है, स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर भी देखा जाता है, कांग्रेस में कद्दावर नेता हैं वो आज वहां पर पहुंच गए हैं और उन्होंने वहां पर डेरा जमा लिया है। सुन लीजिए उनको भी क्या कुछ उनका कहना है। भाई अच्छी बात हो गई है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके अंदर तमाम क्लैरिटी रहेगी, न कन्फ्यूजन है वो समाप्त हो जाएगा। पूरा महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतर रहा है। पूरा थोड़ा एक कन्फ्यूजन पैदा कर दिया गया, कोई दम नहीं है। 243 सीटें हैं बिहार में, अब 243 सीटों में 5-10 सीटों में तो लोकल इश्यू भी होते हैं, कैंडिडेट का परसेप्शन भी होता है और फ्रेंडली फाइट हो सकती है। भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो अशोक गहलोत को आपने सुन लिया। अशोक गहलोत ने एक बंद कमरे में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, इन सब से उन्होंने मुलाकात की। उसकी तस्वीरें भी तमाम मौजूद हैं और ये भी आप देख रहे हैं जो जब वो पहुंचे हैं उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। और कृष्णा अल्लवरू सस्पेंस बनाते हुए, सस्पेंस खोलते हुए, उनके ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगे हैं इन कुछ दिनों में, वो भी इस मीटिंग का हिस्सा थे। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी आप सुन लीजिए। मीटिंग आपने की है तेजस्वी यादव के साथ, फिर लालू जी के साथ, क्या कुछ बातचीत हुई? बातचीत ये हुई कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए और आगे बिहार में सरकार बना के बिहार की जनता के लिए काम कैसे करें, ये बातें हुई। ये दो बातें हो रही है कि जो जिसको हम लोग फ्रेंडली फाइट सीट कहते हैं उस पर आप लोग मुद्दा सुलझा चुके हैं और कल तेजस्वी यादव को हो सकता है ऑफिशियली आप लोग सीएम फेस घोषित कर दें। इसमें कितनी सच्चाई? कल की बात कल कर लेंगे, आज की बात आप पूछ लो। आज लास्ट डेट है क्योंकि नामांकन वापस लेने का। क्या फ्रेंडली फाइट वाली सीट पर कोई रास्ता निकल गया है? क्योंकि सारे दारोमदार आप पर हैं। जो भी बातें हुई, आगे कैसे बढ़ना है, रणनीति के तहत आगे बढ़ने का फैसला हुआ है, वो डिटेल्स आपको कल पीसी में बता देंगे। पीसी तो है, लेकिन चूंकि आप इंचार्ज हैं, आपको दिल्ली से फॉलो करते हैं, हम लोग यात्रा में भी थे, कुछ तो खबर बताइए कि आखिरकार फ्रेंडली फाइट सीट जिस पर एनडीए बार बार चुटकी लेती है, मजा लेती है कि आप लोग बिखराव के कगार पे रहे, वो मुद्दा सुलझा लिया गया। एनडीए को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने 5 साल में जनता के लिए क्या काम किया, पहले वो जवाब दें। चुनाव में मुद्दा क्या है? चुनाव में मुद्दा क्या ये है कि जनता के लिए आपने क्या किया। अगर आपने कुछ नहीं किया तो बताएं कि कुछ नहीं किया, हम बताएंगे कि हम क्या करेंगे सरकार में आएंगे तो। मुद्दा हम ये बनाना चाहते हैं, जनता के बारे में बात करना चाहते हैं। तो आपने सुन लिया यहाँ पर कृष्णा अल्लवरू को, और कल के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड होने जा रही हैं क्योंकि कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इन तमाम विवाद, कयास, इन सब के बीच में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। जाहिर सी बात है वो बेहद महत्वपूर्ण है। इस सब के बीच जब आज तेजस्वी यादव ने जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने जो घोषणा की है उसमें जीविका दीदी जो हैं उनको 30,000 रुपये मासिक वेतन और 2,000 रुपये का अतिरिक्त मासिक भत्ता दिया जाएगा, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जिन जीविका दीदियों ने ऋण लिया है उनका इंटरेस्ट जो है वो माफ कर दिया जाएगा। आपको याद ही होगा कि एनडीए की तरफ से किस तरह के दावे किए गए हैं और अब 24 महिला कैंडिडेट्स को टिकट दिया है, सिर्फ आरजेडी नहीं। और पूरे अगर महागठबंधन को आप देख लें तो आप अंदाजा लगाएं कि कितनी बड़ी संख्या में महिलाओं को टिकट दिया है। अच्छी खासी हम कह सकते हैं कि इस बार भागीदारी है उनकी कम से कम टिकट वितरण में। तो हालांकि कितनी जीत के आती है वो एक अलग बात है, लेकिन ये जिस तरह का वादा उनकी तरफ से किया गया है वो एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि महागठबंधन पूरी तरीके से अब पटरी पर लौट रहा है और एनडीए डिरेल होता हुआ नजर आ रहा है जिस तरह की बयानबाजियां उनकी तरफ से की जा रही, क्योंकि उन्होंने तमाम एनर्जी अपनी इसमें लगा रखी थी, चाहे मीडिया के सामने जब वो आ रहे थे कि कैसे महागठबंधन पूरी तरीके से टूट गया है। उनको ये लग रहा था कि ऐसा करके जो वोट अधिकार यात्रा के दौरान जो एक तरह का मोमेंटम क्रिएट हुआ था वो ये सारी खबरें प्लांट करके उसको पूरी तरीके से तोड़ा जा सकता है और एक एज ली जा सकती है, लेकिन उस पर कामयाबी हासिल नहीं हुई है। और अब पूरी ताकत कांग्रेस हो या फिर आरजेडी हो या तमाम और जो दल है महागठबंधन के, उन्होंने अपनी अब एकजुटता न सिर्फ दिखाने बल्कि जमीन पर भी इसको साबित करने में लगा दी है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर हम बात करेंगे कि कैसे महागठबंधन जो है वो ग्राउंड पर उसने अपनी बड़ी रणनीति बना ली है और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ होने जा रहा है। क्या हम ये कह सकते हैं कि ऑल इज वेल नाउ? इसी पर हम बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए। स्क्रीन पर आप मेहमान को ले आइए। मेरे साथ रविंद्र चिरौन जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जाना माना चेहरा है। रविंद्र जी बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में।
क्या रविंद्र जी आप ये कह सकते हैं ऑल इज वेल इन महागठबंधन, क्योंकि कहते हैं कि अगर अंत भला हो तो सब भला होता है। अब कम से कम हैपनिंग कुछ होता हुआ नजर आ रहा है, एक्शन नजर आ रहा है अब ग्राउंड पर, और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत कुछ तय करेगी। बताया तो ये जा रहा है कि कल सीधे तौर पर सब एक साथ एकजुट होकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर घोषित करेंगे, ताकि एक एज ली जा सके और ये बताया जा सके कि हम जीतेंगे तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री, और दूसरी तरफ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। जी नमस्कार बुशरा जी। ये कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जाहिर है बड़ी इंपॉर्टेंट है, और शुरुआत में इस तरह का माहौल जरूर बनाया गया कि भाई शायद कुछ गड़बड़ है, गठबंधन में ठीक नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब तो स्पष्ट कर दिया है। और जब राहुल गांधी ने अशोक गहलोत को भेजा वहां पर, उसके बाद सारी स्थितियां बिल्कुल साफ हुई। देखिए कृष्णा अल्लावेरू जो है वो लीडर तो हैं, लेकिन युवा कांग्रेस से निकले हैं, यूथ कांग्रेस के इंचार्ज रहे, लेकिन जाहिर है राजनीति की रणनीतियों को उतना बारीकी से शायद अभी नहीं जान पाते होंगे जितना अशोक गहलोत जैसे नेता जान पाते हैं। तो इस तरह उस कमी को दुरुस्त करने के लिए अशोक गहलोत को भेजा गया, और देखिए 2 मिनट में बातचीत हो गई, सेटल हो गया मामला। तो ये माहौल जो बनाया जा रहा था ये फेल हो गया। यही कोशिश थी मोदी मीडिया की, किसी तरीके से दिखा दिया जाए कि बटा हुआ है महागठबंधन। अब देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी मना कर दिया चुनाव लड़ने से, और वो सारी स्थितियां जो गांठें लगी हुई दिख रही थी। जाहिर है सब देखिए नेता तो सारे ही हैं भाई, शिबू सोरेन के परिवार भी लीडर है वहां पे, सबके अपने अपने पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वीआईपी भी है, तो सब लोगों के बीच में इस तरह के अपने अपने लोगों को सेटल करने के लिए अपने जो उनके प्रशंसक हैं, उनके जो समर्थक लोग हैं, उनको भी अब जवाबदेही तो है ही। तो इस एक दूसरे को ये दिखाने की तो जरूरत रहती है कि हम लोग आपके लिए लड़ गए। और देखिए हमने समझौता भी रद्द कर दिया, या अपने आरजेडी के उम्मीदवार के सामने कांग्रेस का खड़ा कर दिया, कांग्रेस ने वीआईपी का खड़ा कर दिया। ये जब तक आप नहीं दिखाएंगे तो जाहिर है लोगों को भरोसा आपके ऊपर उतना मजबूती से नहीं होगा, और जब तक ये नहीं दिखाएंगे तब तक लोग आपको एक मजबूत नेता नहीं मानते। कुछ जगह पर फ्रेंडली फाइट हो रही है, जिस तरह से बताया गया है कि फ्रेंडली फाइट है, तो नुकसान हो सकता है गठबंधन को, इसमें कोई दो राय नहीं है। वोट बटेंगे, अगर वोट बटेंगे तो जाहिर नुकसान होगा, लेकिन ये इस तरह की घटनाएं दूसरी तरफ भी देखने को मिल रही है, तो कोई ज्यादा इसमें असर पड़ेगा। अब दूसरी बात आ गई मुख्यमंत्री के चेहरे की। हो सकता है कल मुख्यमंत्री का चेहरे पर भी विराम लग जाए, वो जो सवाल है वो भी खत्म हो जाए कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। और नीतीश कुमार तो नहीं ही होंगे, ये तो कंफर्म है ही। नीतीश कुमार को तो मुख्यमंत्री बनना नहीं है, वो तो बन चुके, अपनी पारी खेल चुके हैं। अगर कल घोषित हो गई तेजस्वी यादव के नाम की, जिसकी संभावनाएं प्रबल हैं, तो ऐसी स्थिति में तो चुनाव फिर एक तरफ जाता हुआ दिखेगा हमको। एक तरफ युवा चेहरा होंगे जिन्होंने एक रोजगार का एक बड़ा नारा दिया है, और मैं तो इस बात के लिए भी बड़ा शुक्रगुजार हूं तेजस्वी यादव का कि भाई कम से कम उस जो मुख्य मुद्दा इस देश की बहुसंख्यक आबादी का है, मतलब बहुसंख्यक से मेरा मतलब धर्म का नहीं है, इस यूथ का है। आज देश में यूथ जो है वो सड़कों पर मारा मारा फिर रहा है, लेकिन उस यूथ के बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है। उनके शिक्षा को लेकर कोई चर्चा नहीं कर रहा। कम से कम तेजस्वी ने उनके सबसे अहम मुद्दे रोजगार को मुख्य धारा की चर्चाओं का केंद्र तो बना दिया। ये तो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, और अब वो चुनाव जीते हैं हारे एक मुख्तलिफ इशू है, लेकिन कम से कम उन्होंने ये मुद्दा उठाया। अब आए अगर हम लोग दूसरी तरफ जहां पर खड़े हैं नीतीश कुमार। अब देखिए नीतीश कुमार ने जो कल भी एक उनका वीडियो वायरल है, किसी महिला के गले में वो जबरदस्ती माला डालने की कोशिश कर रहे थे। फिर से वो सवाल खड़ा होता है कि भाई उनकी स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं है। अब बुश्रा जी ये कोई सामान्य बात नहीं है, आप तो अभी हाल में आई हैं अमेरिका से। अब अमेरिका में आप बताइए जब ये इलेक्शन हुआ था तो कितना बड़ा मुद्दा बना था जो बाइडेन का हेल्थ का। ट्रंप ने इसको तो बड़ा मुद्दा बनाया था। अब ये जो मुख्यमंत्री होते हैं ना, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, ये कोई इन लोगों का बीपी की दवाई अगर 1 रुपए की या 30 पैसे की भी आती है, वहां से लेके और इनके गाड़ी घोड़े का सारा खर्चा कौन देता है? जनता देती है। इनके तो क्रोकरी भी घर में जो होती है, यूटेंसिल्स जो होते हैं वो सरकार के होते हैं। अगर मुख्यमंत्री कल चले जाएंगे तो कल के कल सील हो जाते हैं वो। तो ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति का सारा खर्चा बिहार के जनमानस से आ रहा हो, उनके करदाताओं से आ रहा हो, उनकी सेहत के बारे में अगर हमको ना पता लगे तो कितना असंवैधानिक है, कितना गलत ये काम है।
और किसी की सेहत अगर खराब हो जाती है तो उसमें तो सीधा प्रावधान है कि वो व्यक्ति तो चुनाव ही नहीं लड़ सकता है अगर मानसिक तौर पर किसी को कोई ऐसी दिक्कत है तो इतना बड़ा जो मामला है उस पर नीतीश कुमार, जेडीयू और बीजेपी सारे खामोश हैं, उसका जवाब नहीं दे रहे। आप सेहत की बात इस बात से समझिए बुशरा जी, जी अगर इस बात का अंदाजा पहले लग जाता, अगर इस बात का अंदाजा पहले लग जाता कि एक नेता की सेहत कमजोर है और वो नेता 1 साल में चल बसेंगे तो भारत तकसीम होता क्या? अगर जिन्ना के बारे में लोगों को इस बात की जानकारी होती, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में, कि भैया उनके स्वास्थ्य तो बहुत खराब है और वो तो 1 साल के भी मेहमान नहीं बचे, कितना दिन जिएंगे मालूम नहीं है, उनकी स्थिति इतनी कमजोर है, तो क्या देश तकसीम होता? लेकिन क्योंकि उनके सेहत की जानकारी छिपाई गई उस दौर में और वो उस जमाने के एक बड़े नेता थे, चलिए संवैधानिक पद पर नहीं थे लेकिन एक इलाके के बड़े नेता थे, वो मुस्लिम कम्युनिटी के जो जिस एक क्षेत्र के नेता थे, उन इलाके के लोगों को भी छिपाई गई और हिंदुस्तान के जो बाकी लीडर्स थे उनसे भी ये बात छिपाई गई और उस वक्त की जो हुकूमत थी अंग्रेजों की उससे भी छिपाई गई। अगर ये बात सार्वजनिक मंच पर आ जाती तो क्या भारत तकसीम होता? मतलब इतना जी बड़ा फैसला जो हुआ, इस मुल्क की किस्मत बदल गई उस दिन के बाद से, वो फैसला हुआ। अगर वो फैसले इस आलोक में होता, इस रोशनी में होता कि जो व्यक्ति एक मोमेंट को लीड कर रहा है उस आदमी की तो सेहत ही ठीक नहीं है, तो मुझे लगता है आज भारत की तकदीर तो आज बिहार के 12 करोड़ लोगों को ये बात जानने का अधिकार नहीं है कि जिस व्यक्ति को वो वोट डालेंगे, चुनाव जीते हारे, लेकिन जिस व्यक्ति को वो चुनाव में जेडीयू पार्टी 101 सीट पर लड़ रही है और बाकी कई जगह पर भी उनके सिंपैथाइजर हैं जो वोट डालेंगे, उनको इस बात को जानने का अधिकार नहीं है क्या कि भाई हम जिसको वोट डालेंगे उस व्यक्ति का सेहत, शारीरिक सेहत, मानसिक सेहत कैसी है? और कॉन्स्टिट्यूशन में तो कुछ चीजें ही लिखी हैं कि एक व्यक्ति जो दिवालिया ना हो, इंसॉल्वेंट ना हो, दूसरा मानसिक तौर पर स्वस्थ हो ना हो, उन लोगों को आप चुनाव नहीं लड़ सकते। तो इतनी बड़ी बात है और उस पर ये लोग खामोश बैठे हैं। मुझे लगता है भाई ये भी एक बड़ा मसला है इस इलेक्शन का कि बिहार के लोगों को ये जी जरूर देखना चाहिए कि वो जिसके पक्ष में मतदान करेंगे उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा है और इस पर सरकार को, बिहार सरकार को और जेडीयू को कम से कम दे शुड कम क्लीन कि इनकी स्वास्थ्य जो है वो किसी सवाल का मोहताज नहीं है और वो बिल्कुल दुरुस्त है। ये बात क्लियर कर देनी चाहिए ताकि लोगों को विकल्प सामने मिल जाए कि हम लोग किस व्यक्ति को वोट डालने जा रहे हैं। जी बुशरा जी बिल्कुल, महत्वपूर्ण बात आपने कही है। और अभी चुनाव जो है हम देखेंगे कि रैलियां जब शुरू होंगी, क्या वाकई में तेजस्वी यादव या कोई और लीडर जो है वो इस तरह से किसी तरह से टारगेट करते हुए नीतीश कुमार को नजर आएंगे? अभी ऐसा लग रहा है कि मसलहतन ऐसा नहीं किया जा रहा है। मेरे साथ सिद्धार्थ भी जुड़ गए हैं, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं। सिद्धार्थ जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में। और मेरे साथ फराज शकीब भी जुड़ गए हैं बिहार से। फराज साहब, आपका भी बहुत स्वागत है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और बिहार की एक तरह से कह सकते हैं कि रग-रग से वाकिफ हैं। इससे पहले सिद्धार्थ जी मैं आपके पास आऊं क्योंकि बाहर हैं फराज साहब, तो उनसे मैं एक कमेंट ले लेती हूँ, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। फराज साहब, आज जो बिहार में जो कुछ होता हुआ आपको नजर आया, जो आपने देखा फिलहाल, जो हम तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं, अशोक गहलोत को भेजा गया है, अल्लावेरू आप दूसरी तरह की बातें करते हुए आ रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं ऑल इज वेल है, अशोक गहलोत भी यही कह रहे हैं। कल एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, क्या तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान उसमें होगा? अब आगे कैसे बढ़ते हुए आप चीजों को देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि अब सब कुछ ठीक है? एनडीए की बात हम थोड़ा रुक कर करेंगे क्योंकि आज बात महागठबंधन की हो जाए, क्योंकि लगातार इन्हीं खबरों को हवा दी जा रही है और सारी एनर्जी मीडिया, बीजेपी इसी में लगा रहा है कि सब कुछ टूट गया है, बिखर गया है, खत्म हो गया है, ताकि लोगों तक ये मैसेज जाए कि भाई आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है एनडीए, और यहाँ तो पूरा बिखराव है। मैम आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। हाँ, एक्चुअली मैं ट्रेन में हूँ तो थोड़ा फ्लक्चुएशन हो सकता है, इसलिए रविंद्र भाई को पहली बार रविंद्र भाई के साथ ज्वाइन किया मैंने। रविंद्र भाई की उर्दू बहुत अच्छी है, मैं सबसे पहले उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ रविंद्र भाई की उर्दू सुन करके। तो बहरहाल बातचीत शुरू करते हैं। कुछ बोल रहे हैं रविंद्र भाई? आवाज खोले रविंद्र जी की। मैं कह रहा हूँ आप लोगों से देख के ही सीखते हैं जितना सीख लेते हैं। अरे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
बहरहाल देखिए, हमने आपसे परसों भी बात की थी बुशरा मैम, तो मैंने कहा था कि देखिए 2-3 चीज़ में सारी चीज़ें 2-3 दिनों में एकदम सेटल हो जाएँगी। हाँ, थोड़ा प्रथम दृष्टया जो लग रहा था, जो हालात बने थे महागठबंधन के पक्ष में, वो हम लोगों को लग रहा था कि इसमें एनडीए को एज मिल रहा है। मतलब परसेप्शन वॉर में एनडीए लीड लेता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन उस पूरे परसेप्शन वॉर को आज तेजस्वी यादव ने जो पीसी की है और उसमें जो घोषणाएं की है, उसके बाद उस पूरे परसेप्शन वॉर को क्रश कर दिया है। देखिए, जीविका दीदियों का बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा योगदान होता है। जीविका दीदी लगभग 1.25 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ महिलाएं हैं, जो सरकार की बैकबोन है। सरकार की तमाम योजनाओं को इम्प्लीमेंट करना और उनको आम जनता तक पहुंचाने का काम जीविका दीदी करती हैं। और आप यकीन जानिए, आपको हैरानी होगी कि उनको पैसा मिलता है महज 2500 से 2700 रुपया। यानी एक दिहाड़ी मजदूर को भी 100 रुपए से ज्यादा की दिहाड़ी मिलती है, और वो 100 रुपए से कम की दिहाड़ी पर जीविका दीदियां महीने भर काम करती हैं। और प्रियंका गांधी ने एक बार उनके लिए कहा था कि वो सबसे पहले सुबह जागती हैं और सबसे देर रात को वो अपने घर में सोती हैं। तो उन महिलाओं के लिए जो तेजस्वी यादव ने आज ऐलान किया है कि वो 30,000 रुपया उसको उनको मानदेय देंगे और उनको अस्थायी करेंगे, और उसके बाद उनको 2,000 रुपए का भत्ता, और उसके बाद ब्याज मुक्त ऋण, और बहुत सारी 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा, ये जो घोषणाएं हैं बुशरा जी, ये मुझे लगता है कि ये लैंडमार्क होने जा रहा है बिहार के चुनाव में। आज जी आज से आप लगता है देखेंगे कि क्या जी परसेप्शन बनता है बिहार के चुनाव में, और अब इसकी काट पाना एनडीए के लिए फिलहाल बहुत मुश्किल है। एनडीए ने जब तेजस्वी ने जो यादव ने मान की थी, ये इन्होंने 10,00,000 रुपए सबके अकाउंट में कर दिए, 200 यूनिट बिजली फ्री करने की उन्हें 125 यूनिट दिया। तो इसको काउंटर कर पाना एनडीए के बस का अब नहीं बचा है, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। और शायद मुझे लगता है कि ये एक पत्ता तेजस्वी ने बचा कर रखा होगा कि बिल्कुल ऐसे मौके पर मारेंगे कि जब इनके पास कोई काट करने का वक्त ना मिले। तो और अशोक गहलोत साहब आए, ये हालांकि चलिए देर आए दुरुस्त आए। अशोक गहलोत साहब और पहले आते तो चीजें और पहले सेटल हो जाती, लेकिन आप उसके बाद देखेंगे कि एनडीए जो बूम करेगा, मतलब एनडीए जिसको आप अभी आप जो एक गोदी मीडिया परसेप्शन बना रहा है कि एनडीए को बहुत लीड मिल चुकी है, बहुत एज मिल चुका है, उस पूरी लीड को, पूरे एज को कैसे ध्वस्त किया जाता है आप देखेंगे बहुत जल्द। और प्रत्याशियों की बात जहां तक है, कुछ प्रत्याशियों के आमने सामने की तो जी फर आपको मुझे रोकना होगा, आपके सिग्नल जो है वो बार बार टूट रहे हैं। आई नो आप ट्रेन में हैं, लेकिन फिर भी आपने बहुत महत्वपूर्ण और वैलिड पॉइंट्स जो हैं वो आपने यहाँ पर रख दिए हैं। अगर आप फिर से जुड़ पाए तो अच्छा रहेगा। मैं सिद्धार्थ जी के पास जाऊंगी। सिद्धार्थ जी, लग रहा है कि आज महागठबंधन ने पूरी लीड ले ली है, और एक तरह का मास्टर स्ट्रोक जो है, जिस तरह से अभी फरा बता रहे थे कि जीविका दीदियां जो हैं वो कितनी बड़ी तादाद में है और क्या उनकी हाल एक तरह सरकार की बैकबोन है, और उनके लिए अगर इतने बड़े बड़े ऐलान जो है वो किए जा रहे हैं, पहले महिलाओं को 24 महिलाओं को आरजेडी ने टिकट दिए, अगर फिर हम कांग्रेस और वीआईपी और लेफ्ट पार्टीज की जोड़ लें तो ये लिस्ट और ज्यादा लंबी हो जाती है। तो ऐसे में एक यहाँ पर ये एज साफ तौर पर दिखती है, और इसका की काट लाना अब एनडीए के लिए नामुमकिन ही होगा। दूसरा, आज जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी बिहार से सारा दिन, और कल जो ऐलान किया गया है जिसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और उसमें सारे सवालों के जो है वो जवाब दिए जाएंगे। आपको क्या लग रहा है कि अब यहाँ से तमाम चीजें बेहतरी की तरफ होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कल नामांकन वापस लेने की दूसरे चरण की आखिरी तारीख है और 24 तारीख से फुल फ्लेजेडली प्रचार प्रसार जो है वो शुरू हो जाएगा। इसका ऐलान खुद तेजस्वी यादव ने आज कर भी दिया है। जी, कहीं पर भी चुनाव होता है तो निर्दलीय प्रत्याशी भी रहता है, तो वो भी अपना मैनिफेस्टो या अपनी घोषणाएं करता है। तो चुनाव के समय कोई भी राजनीतिक दल अलग अलग घोषणाएं करे, वो आश्चर्यजनक नहीं है। खास बात यह होती है कि आप जो घोषणा कर रहे हैं उसकी टाइमिंग क्या है। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि जिस टाइमिंग से इन्होंने किया है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से फराज साहब ने कहा कि ये जीविका दीदियां जो हैं ये वर्ल्ड बैंक
के साथ मिलके 2006 के आसपास ये संस्था बनी थी। 1.5 करोड़ लोग हैं। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, किस समय पर यह घोषणा की गई थी। हमें पता है कुछ दिनों से दोनों तरफ जद्दोजहद चल रही थी। पहले तो एनडीए में हमको देखने को मिला कि चुनाव में खींचतान बहुत हो रही थी सीटों को लेके। जीतन राम मांझी अपना ट्वीट कर रहे थे, रामधारी सिंह दिनकर को कोट करके, चिराग पासवान अपना कोट ट्वीट कर रहे थे। लेकिन एनडीए के बाद हमने यही चीज देखी, महागठबंधन में भी हुआ। तो जिस तरह से ये होता है, जिस तरह से शौरन साहब ने कहा कि हर राजनीतिक दल ध्यान में रखना होता है कि अपने अस्तित्व के लिए भी लड़ाई लड़ रहा होता है। याद कीजिएगा जिस समय जीतन राम मांझी जी इनका रामधारी सिंह दिनकर का कोई ट्वीट कोट करके उन्होंने कहा था कि हमको 15 सीट दे दो। उस समय उनका तर्क ये था कि हम एक राजनीतिक दल हैं, कम से कम हमारी मान्यता बरकरार रहे, इतनी सीट तो हमको दे दो। इसका मतलब है कोई भी राजनीतिक दल जो होता है सबसे पहले अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा होता है। चुनाव बाद में लड़ता है, पहले अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ता है, उसके बाद वो चुनाव लड़ता है। और हमें पता है कि बिहार का जो चुनाव है ये राष्ट्रीय दलों का चुनाव नहीं है, ये क्षेत्रीय दलों का चुनाव है। दोनों राष्ट्रीय दल बिहार में मिलकर 150 सीट ढंग से नहीं लड़ पा रहे हैं। ज्यादातर जो सीटों पर लड़ रहे हैं वो क्षेत्रीय दल लड़ रहे हैं। और ये केवल बिहार में नहीं है, आप अगर पूरे भारत का नक्शा देखिए तो 8 राज्य ऐसे हैं, करीब 300 सीटें ऐसी हैं जहां पर की चुनाव जो होता है वहां पर राष्ट्रीय दल नंबर 2 या नंबर 3 पे चले जाते हैं, क्षेत्रीय दल महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो पंजाब हो। इन सब राज्यों में राष्ट्रीय दल, जो भी राष्ट्रीय दल हैं, वो नंबर 2 या नंबर 3 पे चले जाते हैं, नंबर 1 पे क्षेत्रीय दल आ जाते हैं। तो बिहार का जो चुनाव है ये क्षेत्रीय दलों का चुनाव है। और क्षेत्रीय दल के नाते मेरे ख्याल से एक रणनीति के तहत अभी तक इन्होंने तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के ऊपर व्यक्तिगत रूप से उनके स्वास्थ्य पर किसी तरह की कमेंट्री नहीं की थी। वो इंतजार कर रहे थे कि सबसे पहले बीजेपी अपना चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट घोषित करे। जब चुनाव घोषित हो गया, नामांकन हो गया, सब लोगों ने अपना नामांकन दे दिया। अब नामांकन की तारीख वापस लेने की भी तारीख खत्म हो गई। अब स्पष्ट हो गया है कि कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है। अब जाके, क्योंकि एनडीए ने अपनी ओर से मुख्यमंत्री का कोई उम्मीदवार नहीं घोषित किया, इसीलिए रणनीतिक रूप से अब महागठबंधन अपना उम्मीदवार घोषित करेगा। क्योंकि जैसे ही महागठबंधन किसी को उम्मीदवार घोषित करेगा, स्वाभाविक है कि एनडीए गठबंधन उस पर हमला बोलेगा, उसके चरित्र पर हमला बोलेगा, उसकी पुरानी चीजें निकालेगा, उसके चाल चरित्र पर हमला बोलेगा। तो उसका काट क्या हो सकता है? महागठबंधन कहेगा कि अरे भाई, हमारा कम से कम एक आदमी तो है, आपका आदमी कौन है? आप आरोप तो लगा रहे हो हम पर कि हम ठीक नहीं है, आपका ठीक आदमी तो आप दिखाई नहीं रहे हो। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से ये महागठबंधन की ओर से एक रणनीतिक चाल थी कि अभी तक वो नीतीश कुमार के ऊपर किसी भी तरह का व्यक्तिगत उनके स्वास्थ्य पर बात नहीं कर रहे थे। कल नीतीश कुमार जी ने कुछ कर दिया, तुरंत तेजस्वी यादव ने उसको पकड़ लिया और उनके स्वास्थ्य के ऊपर उन्होंने कमेंट कर दिया। इसका मतलब ही यह है कि नीचे से हमें पता है कि बिहार में जो गठबंधन हुआ है ये राजनीतिक दलों का, एनडीए का गठबंधन राजनीतिक दलों का गठबंधन है, नेताओं का गठबंधन है। और महागठबंधन का जो गठबंधन है वो वोटरों का गठबंधन है। चुनाव के एक दिन पहले तक, चुनाव जब तक वोटिंग शुरू नहीं होती तब तक राजनेता प्रमुख होते हैं, लेकिन जिस दिन वोटिंग होती है, वो जो 12-14 घंटे वोटिंग होती है, उस समय राजनेता प्रमुख नहीं होते हैं, वोटर प्रमुख हो जाते हैं। तो एनडीए में जहां तक हम देख रहे हैं वहां पर नेताओं के बीच में तो बहुत अच्छा गठबंधन है, लेकिन हमें यह भी पता है कि बीजेपी एक तरफ तो नीतीश कुमार को निगलना चाह रही है। सबसे पहले एसआईआर में वोटरों, उनके जो गरीब, ग्रामीण, पिछड़ा, वो अत्यंत पिछड़ा वोटर है, उसको निगलने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद जब सीट का बंटवारा हुआ तब उसने जेडीयू को एक भी सीट ज्यादा नहीं दी। जो चिराग उनके पासवान जी हों या जीतन राम मांझी हों, सबकी सीटें उसने निगली। तो एक तरफ तो एनडीए में, इसके बावजूद अंत में हम ये देख भी रहे हैं कि सभी पार्टियां एनडीए की बोल रही हैं कि हम खुश हैं। इसका मतलब नेतृत्व में तो एनडीए में नेताओं के बीच में तो गठबंधन अच्छा हो गया है, लेकिन जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन नेताओं का गठबंधन प्रमुख नहीं होगा, उस दिन वोटरों का गठबंधन होगा। और जहां तक वोटरों का गठबंधन है जी सिद्धार्थ जी, माफी के साथ बस मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोक रही हूँ, आप अपनी बात को कंटिन्यू करिएगा क्योंकि फरा साहब है यहाँ पर। मैं सोच रही थी जी क्योंकि वो ट्रेन में हैं, उनके सिग्नल्स कभी भी जा सकते हैं, तो मैं उनसे सवाल ले लूं, फिर मैं आपके पास लौट रही हूँ। फरा साहब,
क्या कल तेजस्वी के नाम का ऐलान हो सकता है? क्या ऐसी कोई किसी तरह की किसी फॉर्मूले पर कि हम फॉर्मली तमाम गठबंधन के तमाम बड़े चेहरे वहां मौजूद रहकर तेजस्वी को मुख्यमंत्री के तौर पर घोषित उनका नाम किया जाए और एक तरह से मोमेंटम जो है वो फिर से बिल्ड किया जाए? हालांकि महागठबंधन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, सबको ये पता है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो तेजस्वी ही हैं मुख्यमंत्री बनेंगे। भले ही उप मुख्यमंत्री कौन होगा उसको लेकर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि 2 उप मुख्यमंत्रियों को लेकर की बात जो है वो की जा सकती है। तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम क्या कुछ बड़ा देखेंगे जिसकी बात बार बार की जा रही है और कहा जा रहा है कि कल सारे सवालों के जवाब मिलेंगे? लगता है फिर से फड़ा का सिग्नल जो है वो टूट गए। सिद्धार्थ जी, आप अपनी बात को रखिए और ये सवाल का जवाब भी अगर आप दे सके, फिर मैं रविंद्र जी के पास आ रही हूँ। जी एक बार सवाल पूछ दीजिएगा। क्या आप जो सवाल पूछ रहे थे फरा साहब से? मैं यही कह रही थी कि क्या तेजस्वी के नाम का ऐलान करके क्या महागठबंधन एक तरह से अपना एक मोमेंटम फिर से क्रिएट करना चाह रहा है? क्या एक तरह से एज लेना चाह रहा है ताकि एक वार करे और फिर सब कुछ ध्वस्त? क्योंकि जो भी खबरें हैं उसको लेकर अगर वो कोई काउंटर अटैक करना चाहते हैं या काउंटर नैरेटिव रखना चाहते हैं, वो तो उतना ही मजबूत भी होना चाहिए। जी देखिए, चुनाव आते आते काफी बार ये चुनाव आने वाला चुनाव काफी बार करवट लेने वाला है। ये नहीं कह सकते कि कोई एक दल करेगा और वो मास्टर स्ट्रोक होगा, वो एक ऐसा हथौड़ा होगा जिससे कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन ये बहुत ज्यादा संभावना है कि महागठबंधन इंतजार कर रहा था कि एनडीए की ओर से कम नीतीश कुमार को या किसी और को आप कम से कम मुख्यमंत्री का चेहरा तो घोषित कीजिए। जब चुनाव पूरे अपने तेजी पर चढ़ गया है, चुनाव अब पूरे का पूरा मोमेंटम पकड़ चुका है, कैंडिडेट घोषित हो गए हैं, जिसको नाम वापस लेना था वो नाम वापस ले चुका है, सब अपनी अपनी सीटों पर अगर फ्रेंडली फाइट भी है तो स्पष्ट हो गया है। ऐसे में अगर एनडीए एक मैच खेलने के लिए उतरा है, वो 11 खिलाड़ी तो उतार लिया है, लेकिन वो अगर अपना कप्तान नहीं बता रहा है तो इसका मतलब जो एनडीए का वो जो बैकफुट पर एनडीए है, किसी कारण से वो नीतीश कुमार को अपना चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं घोषित कर रहा है, तब महागठबंधन इस मौके का फायदा उठाते हुए अपनी ओर से कैप्टन को रखेगा कि देखो सामने वाली टीम के पास तो कैप्टन भी नहीं है, इस तरफ कैप्टन है। इससे एक बहुत बड़ा संदेश जेडीयू के वोटरों को जाएगा। ध्यान में रखिएगा, बिहार में 36% वोटर जो है वो अति पिछड़ा वर्ग से आता है। वो अति पिछड़ा वर्ग न तो दलित है और न ही ओबीसी है, दोनों के बीच में है। 36% वोट शेयर है उनका, 36% उनकी आबादी है और उनके करीब 117 अलग अलग जातियां हैं। तो ये और नीतीश कुमार का जो सबसे बड़ा वोट बैंक है वो ईबीसी है। अब वो ईबीसी वोट बैंक अब तक कम से कम इस बात से खुश था कि नीतीश कुमार किसी भी गठबंधन में रहे। वो कभी नीतीश कुमार, हमें पता है, वो उनको पलटू राम कहा जाता है, वो कभी इंडिया गठबंधन में भी रहते हैं और कभी वो एनडीए गठबंधन में भी रहते हैं। नीतीश कुमार एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने, जो एनडीए के भी संस्थापक हैं, 1999 में जिस समय वाजपेयी जी को सरकार बनानी थी तो एनडीए नाम की जो आज जो संस्था है, जो आज इकाई है, उसके संस्थापक भी नीतीश कुमार थे। और 2 साल पहले बेंगलुरु में जिस समय इंडिया गठबंधन का नामकरण पड़ा था, उसमें भी उसके संस्थापक भी नीतीश कुमार थे। तो नीतीश कुमार एक ऐसा ताश के पत्ते के जोकर हैं जो कि सब जगह फिट हो जाते हैं। अब मुझे बताइए कि जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है जो 36% है, वो तो नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं उनका आदर सम्मान, उनका गौरव कम होते हुए नहीं देखना चाहेगा। ऐसे में जब बीजेपी नीतीश कुमार को अपना कैंडिडेट, मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं घोषित करती है तो स्वाभाविक है कि वो ईबीसी जो 36% है उसके अंदर बीजेपी के बारे में पहले ही बीजेपी उनको निगलने वाली है। पहले उनका वोट निगला, आने वाले समय में उनकी, अब उसके बाद कैंपेन के समय चुनाव का जो प्रचार हो रहा है उसमें पता है कि पूरी तरह से सुनने में आ रहा है कि बीजेपी ने जेडीयू का कैंपेन हाईजैक कर लिया। इसका मतलब पार्टी हाईजैक कर ली। सबसे पहले जो ईबीसी के वोटर हैं उनके अंदर एक नाराजगी है कि एसआईआर के माध्यम से आपने हमारा वोट, सबसे पहले तो हमको वोट रहित कर दिया, मतलब हमारा वोट निगल लिया। उसके बाद जैसे ही चुनाव का कैंपेन शुरू हुआ आपने हमारी पार्टी निगल ली। हम सबसे बड़ी पार्टी थे बिहार में, आपने हमको 2 नंबर पर ले आए, आप हमको बराबर कर दिए। और तीसरा, अब मुख्यमंत्री का नाम नहीं घोषित करके आप मेरे लीडर को भी निगलने वाले हो। तो ये जो ईबीसी वोटर के अंदर गुस्सा है,
उस गुस्से का लाभ उठाने के लिए अगर महागठबंधन अपना कैंडिडेट तेजस्वी यादव को या किसी और को भी कल घोषित करता है तो बिल्कुल रणनीतिक दृष्टि से ठीक है, क्योंकि तब जो जेडीयू का वोटर है जिसके सामने जेडीयू का कैंडिडेट नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है 101 जगह पर ही जेडीयू चुनाव लड़ रहा है, बाकी 142 क्षेत्रों में जहां पर जेडीयू का कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ रहा है लेकिन वो जेडीयू का वोटर है, वो कम हो या ज्यादा हो, कहीं पर 5,000 भी हो सकता है, कहीं पर 50,000 भी वोटर हो सकता है, वो अल्पमत में हो या बहुमत में हो सकता है, वो संख्या में कम भी हो, लेकिन वो जेडीयू का वोटर है। वो जेडीयू पार्टी को भी पसंद करता है, नीतीश कुमार को व्यक्ति के नाते भी पसंद करता है। अब उसके सामने ये विकल्प हो जाएगा कि वो अगर बीजेपी के कैंडिडेट को वोट डालता है, इसका मतलब तो वो अपना सुसाइड नोट लिख रहा है, क्योंकि बीजेपी पहले उसका वोट निगली थी, उसके बाद उसकी पार्टी को निगली, अब वो उनके नेता को निगलने वाला है। तो मुझे बताइए कि मैं अगर बिहार का एक ईबीसी वोटर हूं तो मैं जहां पर मेरा जेडीयू का कैंडिडेट है वहां पर तो मैं उसको जिता दूंगा, लेकिन जहां पर मेरा जेडीयू का कैंडिडेट नहीं है, जहां पर बीजेपी या एलजेपी का कैंडिडेट है, उसको वोट देने का तो मतलब ये है कि मैं अपने क्या कहते हैं सुसाइड नोट पर मैं खुद हस्ताक्षर कर रहा हूं। तब मेरे ख्याल से वो जो ईबीसी का वोटर है वो पसंद करेगा कि ऐसी स्थिति में किसी भी हालत में वो बीजेपी या एलजेपी के वोटर को कैंडिडेट को वोट नहीं डाले, वो किसी भी दूसरी क्षेत्रीय पार्टी को वोट डाल सकता है। वो हो सकता है पलटी मार के राजद के पास आ जाए, हो सकता है अगर वो दलित है अब वो पलटी मार के कांग्रेस के पास चला जाए, ये भी हो सकता है कि उसको कांग्रेस और राजद से बहुत गुस्सा है, वो और कांग्रेस और राजद को नहीं पसंद करता है। तो बिहार में बहुत सारी नई पार्टियां भी हैं, इस बार तो चुनाव में ओवैसी साहब भी अकेले लड़ रहे हैं, इस बार तो चुनाव में प्रशांत किशोर भी अकेले लड़ रहे हैं, इस बार तो चुनाव में आम आदमी पार्टी भी अकेले लड़ रही है, बहुत सारी पार्टियां लड़ रही है, बहुत सारे निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो होने वाला ये है कि बीजेपी, ये जो मेरा कहने का लब्बल हुआ ये है कि एनडीए में ऊपर से नेताओं का तो गठबंधन हो गया है लेकिन नीचे वोटरों में रार है, और महागठबंधन में नीचे वोटरों के बीच में अच्छा तालमेल बैठ गया है, भले ऊपर से नेताओं में रार है। और चुनाव जिस दिन होता है उस दिन नेताओं का चुनाव नहीं होता, उस दिन वोटर एक दिन के लिए वोटर पूरा ताकतवर बन जाता है। तो वोटर जो एक दिन को वो जो वोटर सबसे ताकतवर बनने वाला है, मेरे ख्याल से महागठबंधन उस चीज को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति बना रहा है, इसीलिए कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरह का कर रहा है। इसीलिए आज उसने जो जीविका दीदियां हैं उनके बारे में जो घोषणा की, या नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर हल्का सा कमेंट कस के एक तरह से तंज कसने की कोशिश की, मेरे ख्याल से ये सब उस रणनीति का हिस्सा है। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने कही है। रविंद्र जी के पास में जाऊंगी। रविंद्र जी, क्या आपको लग रहा है कि महागठबंधन जो है वहां पर जो वोट ट्रांसफर है उसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन एनडीए में साफ तौर पर नजर आ रहा है? क्योंकि आप ये देखिए कि जेडीयू की जब हम बात करते हैं, जब चिराग पासवान की पार्टी की जो एक कैंडिडेट थी उनका नामांकन रद्द हुआ तो बाकायदा तौर पर जेडीयू के एक नेता ने ट्वीट करके उसको सेलिब्रेट किया, हालांकि बाद में डिलीट कर दिया। और ये भी हमें पता है कि पिछले चुनाव में चिराग पासवान ने क्या किया था। क्या जेडीयू उनको ऐसे ही जाने देगी? या खुद चिराग पासवान ने अभी हाल ही में एक चैनल पे जब बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि कैसे उनका एक तरह से इस्तेमाल जो है वो किया गया था और जेडीयू को उसका नुकसान हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि जेडीयू तो इसे अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखेगी कि उनको ये भी लग रहा है कि एक तरह से चिराग पासवान जो हैं वो अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर, कहीं ना कहीं भावी मुख्यमंत्री के तौर पर वो अपने आप को प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं लगातार। हनुमान तो वो कहते ही रहे हैं। बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है और लोगों को ये लग रहा है कि भाई अगर बीजेपी का अगर मुख्यमंत्री बनने लगा तो इसका मतलब जो पूरी सियासत है जो बिहार की वो पूरी तरीके से बदल जाएगी और जेडीयू भी ये नहीं चाहेगी। तो उधर तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है और वोट ट्रांसफर एक दूसरे का होना ये भी बिल्कुल एक तरह का बहुत ही इम्पॉसिबल सी बात लग रही है। क्या महागठबंधन में भी आपको कोई कंफ्यूजन लग रहा है? कि आपको लग रहा है महागठबंधन में ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि तमाम दल लगभग एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही मुद्दों पर हैं और उन्हें पता है कि जनता के बीच में उन्हें क्या मुद्दे लेकर जाने हैं, वहां कोई कंफ्यूजन नजर नहीं आता है मुझे। बिल्कुल आपने ठीक बात कही है बुशरा जी। और देखिए, ये तो कई मंचों से प्रवक्ता और नेता ये बात दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की, जेडीयू के और चिराग पासवान के, कह चुके हैं कि हमारा कोई समझौता नहीं है। अगर जेडीयू का समझौता है तो बीजेपी के साथ है, अगर जेडीयू का समझौता है तो रामविलास पासवान की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी के साथ है। जेडीयू और एलजेपी का कोई समझौता नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, ना आज है ना आज के पहले कभी हुआ है।
तो और ना ही जेडीयू और जीतन राम मांझी का है, ना जेडीयू और उपेंद्र कुशवाहा का है। इन सब के साथ अगर कोई समझौता है तो वो बीजेपी का है। इस तरह की कोई बात महागठबंधन की तरफ से तो नहीं आई है। वहां पर तो सब लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और पहली बार नहीं लड़ रहे हैं, कई बार वो लोग लड़ चुके हैं। और यात्रा के दौरान भी हमने, बहुत पुरानी बात तो है नहीं, तब भी देखा था कि सब लोग एक मंच पर थे, चारों नेता एक साथ थे। और वही मुझे लगता है सबसे बड़ा संदेश था कि चारों नेता अगर एक साथ हैं और एक दूसरे के साथ खड़े हैं तो बिल्कुल स्पष्ट संदेश है। और देखिए, जब चिराग रामविलास पासवान की 29 सीटें जब एक बार आई थी सबसे ज्यादा, तो नीतीश कुमार की राह में रोड़ा भी उन्होंने ही अटकाया था मुख्यमंत्री बनने का। और तब वो किंग मेकर बन गए थे 99 की, शायद 99 की बात है, 2000 की बात है। उस वक्त वही रोड़ा बने थे और उन्होंने कहा था कि भाई, रामविलास पासवान ने तब कहा था कि कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री बनना चाहिए, और इस वजह से विधानसभा भंग हो गई थी और दोबारा से चुनाव करवाए। तो अगर वो उस वक्त से लेकर के आज तक नीतीश कुमार और पासवान परिवार का जो झगड़ा है वो लगातार चल रहा है, वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं है। तो ऊपर के स्तर पर जब ये झगड़ा है तो जाहिर है मतदाता तक ये झगड़ा पहुंचेगा, और जमीन पर तो मतदाता ही काम करता है। और आज की जो स्थिति है उसमें लगातार दिख रहा है कि कैसे ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज पिछली बार भी इलेक्शन अलग अलग लड़ा और इस बार भी एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रही हैं। वो साफ तौर पर आपने ट्वीट का जिक्र करके बताई दिया। ऐसी घटनाएं हम लोगों को देखने को मिलती नहीं है महागठबंधन में। तो अब ये लगभग स्थिति स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी और आरजेडी जिस गठबंधन को लीड कर रही है वो गठबंधन यूनाइटेड है, वो एक साथ है, और वो लोग सब एक साथ वोट डालने के लिए अपने नेताओं, अपने जो मतदाता है उनके बीच में जाएंगे। दूसरी तरफ एनडीए का जो गठबंधन है वो बिखरा हुआ कुनबा है और उनमें खुलेआम सब लोग एक दूसरे की मुखालफत कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में महत्वपूर्ण हो जाते हैं ज्ञानेश कुमार। अब ज्ञानेश कुमार अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए अभी तक तो दिखे नहीं है। उनका मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वो भी आना बाकी है। अभी तक की जो घटनाक्रम है उसमें ज्ञानेश कुमार कहीं विजिबल नहीं है। और ये जो गिरिराज सिंह ने बातें कही हैं उस पर भी उनका कोई रवैया, उन्होंने कुछ दिखाया नहीं, कोई उन्होंने नोटिस नहीं भेजा, कोई अभी तक नोटिस में लिया नहीं है बातों को। तो ये तमाम चीजें दिखाती हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो अहम किरदार इसमें होने वाला है वो कहीं ना कहीं महागठबंधन के खिलाफ जाएगा और बीजेपी या एनडीए के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। उसका क्या इलाज है, उसका क्या तोड़ महागठबंधन के नेता ढूंढेंगे, वो जरा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि इस बार जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है वो जिस मतदाता सूची पर चुनाव लड़ा जा रहा है वो मतदाता सूची सवालों के घेरे में है। केवल हमारे और आपके बीच में नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक वो सवाल लगातार लोग उठा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इलेक्शन कमीशन का जो रोल है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, और अभी तक जो उनका रोल है वो कम से कम निष्पक्ष तो नहीं दिखता है, पारदर्शी तो वो नहीं दिखता है। अब समय मुझे लगता है और 2-4 दिन लगेगा छठ तक। छठ पर्व के बाद इलेक्शन जो है वो अपना मजबूती से जोर पकड़ेगा। तो उसके बाद हम लोगों को स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी कि इलेक्शन कमीशन का किरदार क्या रहेगा और गठबंधन की जो ताकत है वो कैसी एकजुटता के साथ चुनाव में जाने वाली है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने तो घोषणा कर दी है 12 रैलियां करेंगे, और अमित शाह तो करीब 2 दर्जन रैलियां करने वाले हैं, तो वो तो लगभग स्पष्ट हो ही गया है। तो अब तो बस इलेक्शन कमीशन और महागठबंधन किस तरीके से प्रचार करते हैं और किस तरह से नीतीश कुमार इस प्रचार को करते हैं। देखिए, नीतीश कुमार क्या है, पिछले 2-3 चुनाव से मैं नीतीश कुमार को नोटिस कर रहा हूँ, वो इंटरव्यूज देते नहीं है, इस बार भी इंटरव्यू देंगे नहीं। तो उनके बारे में तो हम लोगों को जो भी सूचना मिलेगी, जानकारी जो मिलेगी वो मिलेगी उनकी पॉलिटिकल रैलीज के माध्यम से। क्योंकि अभी तक तो जो भी डिस्कशन हुआ है, जिस भी स्तर की बातचीत हुई है एनडीए के घटक दलों के बीच में, उस बातचीत का तो हिस्सा नीतीश कुमार रहे नहीं। वो तो संजय झा या ललन सिंह ने बातचीत की है जेडीयू के बिहार पे। तो अब नीतीश कुमार जो है वो ये समझिए पहली बार जनता के बीच में इतने सारे दिन लगातार रहेंगे, तो उनका सेहत जो है वो भी सामने आ जाएगी स्पष्ट तौर पर कि उनकी सेहत कैसी है और वो कितनी रैलियां करेंगे। अभी तक इसकी जानकारी नहीं दी गई है, पीएम की आ गई है लेकिन मुख्यमंत्री की नहीं आई। तो ये कुछ एक सवाल है जो बचे हैं। मुझे लगता है छठ के बाद, छठ पर्व के बाद इन तमाम सवालों के जवाब हम लोगों को बुशरा जी मिल जाएंगे। जी बिल्कुल, और सबको इसका इंतजार भी रहेगा क्योंकि कौन किस तरह से रैलियों में क्या कुछ बातें, वादे तो हालांकि आप मैनिफेस्टो में करते हैं, लेकिन वहां क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं, क्योंकि घुसपैठियों की बात लगातार की जा रही है। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल गिरिराज सिंह ने किया, उसके अलावा जिस तरह के पोस्टर्स जो हैं वो जारी किए गए घुसपैठिए दिखाते हुए मुसलमानों को और राहुल गांधी को दूसरी तरफ, तो ये सब कुछ ये समझ में तो आ रहा है कि
बीजेपी को तो सिर्फ एक ही तरीका आता है, वो है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, उसके अलावा कुछ उन्हें आता नहीं है। लेकिन बिहार में ये काम करेगा नहीं, ये भी बहुत अच्छे से पता है, इसलिए हर एजेंडा फेल हो रहा है। तो क्या जिस तरह से हम ये कहें कि जो विपक्ष लगातार इल्जाम लगाता रहा है और तथ्यों के साथ लगाता रहा है कि चुनाव आयोग, क्या चुनाव आयोग के भरोसे है भारतीय जनता पार्टी, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि अब से पहले भी वो इलेक्शन इसी तरह से जीतती आई है। कम से कम कुछ एग्जाम्पल्स तो हमारे सामने हैं ही। लास्ट और संक्षेप में सिद्धार्थ जी, आपसे मेरा सवाल कि अभी अगर महिलाओं की बात करें तो नीतीश कुमार का सबसे बड़ा वोट बैंक महिलाएं रही हैं और महिलाओं ने उन्हें हमेशा बहुत बढ़ चढ़कर वोट भी दिया है। इस बार उसमें सेंध लगाई है सीधे आरजेडी ने। आरजेडी नंबर 1 पार्टी है जिन्होंने जो महिलाओं को 24 को टिकट दिया है, ऐसा करके वो नंबर 1 बन गए हैं महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन में। और आज जिस तरह का उन्होंने ऐलान किया है, क्या आपको लग रहा है कि सीधे सेंधमारी नीतीश कुमार के वोट बैंक में है? और नीतीश कुमार तो उस तरह से वादे वो सब करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, जो भी कुछ करते हैं वो अजीब तरीके से ही करते हैं, वही जो वीडियो उनकी वायरल है। और ऐसी अब मुझे लग रहा है न जाने कितनी वीडियो आने वाले वक्त में हमें देखने के लिए मिल सकती हैं। तो क्या वो वोट बैंक अगर आरजेडी अपनी तरफ शिफ्ट करने में कामयाब होती है, तेजस्वी यादव कामयाब रहते हैं, तो ये कितनी बड़ी कामयाबी हो सकती है? संक्षेप में सिद्धार्थ जी। जी मेरे ख्याल से हुआ यह है बिहार में कि जैसा आपने कहा, महिलाओं की एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि नीतीश कुमार को पसंद करती है, उनकी नीतियों से उनको लाभ मिला है। 2-3 चीजें उसमें प्रमुख हैं। एक तो जो नीतीश कुमार की शराबबंदी के चलते बहुत सारी महिलाओं को लगता है कि हमारे घर में थोड़ी सी शांति हो गई है, हमारे घर में थोड़ी सी तसल्ली है, तो हमारे घर में थोड़ी सी हिंसा कम है। दूसरा, नीतीश कुमार ने ग्राम पंचायत स्तर पे जो 50% महिलाओं को आरक्षण करवाया है, उसके चलते बहुत सारी महिलाएं ग्राम पंचायत स्तर पे ग्राम पंचायत की सदस्य वगैरह बनी हैं। इसीलिए महिलाएं नीतीश कुमार को पसंद करती हैं। लेकिन होने वाला यह है, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने आज नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पे टीका टिप्पणी की, इसका मतलब उन्हें पता है कि जैसे जैसे अब चुनाव आने वाले समय में नजदीक आएगा, सार्वजनिक रूप से जो भी नेता है उसको मंच पर खड़े होकर भाषण तो देना पड़ेगा। लोगों के सामने आपको सिर्फ आना नहीं पड़ेगा, लोगों के सामने आपको बोलना भी पड़ेगा। मेरे ख्याल से तेजस्वी यादव को पता लग गया है कि नीतीश कुमार शायद खुल के भाषण देने की स्थिति में नहीं है, और अगर वो उस तरह का भाषण देने की स्थिति में नहीं है तो उनका जो महिला वोटर है वो इंतजार में है कि नीतीश कुमार अब मुझे अभी तक जो आप दे रहे थे कम से कम आने वाले समय में भी देंगे, इस तरह का आश्वासन तो खुल के आपको देना पड़ेगा। वो तो नीतीश कुमार को देना पड़ेगा। वो एनडीए के मैनिफेस्टो में आने से, एनडीए के घोषणा पत्र में आने से, मोदी जी के कहने से या अमित शाह के कहने से वो नहीं मानेंगे, क्योंकि वो नीतीश कुमार की फैन है। वो जो महिलाएं हैं वो नीतीश कुमार के मुंह से ये बात सुनना चाहती है। मुझे लगता है तेजस्वी यादव को ये पता लग गया है कि नीतीश कुमार इस तरह की सार्वजनिक घोषणा करने में, इस तरह के भाषण करने में असमर्थ हैं, और वो जो महिलाओं का उनका वोट बैंक है वो इंतजार में है कि हमें आश्वासन कौन देगा। इसीलिए तेजस्वी यादव इसको प्रीएम्प्ट, इंग्लिश में कहते हैं प्रीएम्प्ट करते हुए सबसे पहले उन्होंने ही आगे आके आश्वासन दे दिया है कि आपका आज तक जो भी रखवाला था उससे बेहतर रखवाली हम करेंगे, हम कुछ आपको ऐसी चीज देंगे जो कि नीतीश कुमार भी नहीं दे पा रहे हैं। मेरे ख्याल से इसीलिए ये मैसेज उनकी ओर से ये था, क्योंकि हमें पता, और ये इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि आरजेडी ने कितने महिलाओं को टिकट दिया। महिलाएं ये जानती हैं वोट करते समय कि आरजेडी ने अगर बगल के क्षेत्र में महिला को टिकट दिया है इसीलिए मैं अपने क्षेत्र में आरजेडी को वोट दूं, ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात, एसआईआर पर अब आने वाले चुनाव के कैंपेन में एसआईआर बहुत महत्वपूर्ण नहीं होने वाला है, क्योंकि ध्यान में रखिएगा एसआईआर गलत था या सही था, उसमें से 65 लाख वोटर कटे या 47 लाख वोटर कटे। अब ये बिल्कुल स्पष्ट है कि 90% लोगों पर एसआईआर का असर नहीं पड़ा है, तो 90% लोगों के लिए एसआईआर मायने नहीं रखता है। आप अब चुनाव जो होगा वो 90% लोगों के लिए होगा। आप बाकी जो 10% जिनके साथ हो सकता है सही है या गलत है वो तो चुनाव के दिन मालूम पड़ेगा। अगर चुनाव आयोग ने गलती से बहुत सारे लोगों का नाम काट दिया है तो उस दिन हर वोट पोलिंग बूथ के बाहर सैकड़ों लोग खड़े रहेंगे ये कहने के लिए कि हमको वोट नहीं डालने दिया। उस दिन जो फजीहत होगी, दुनिया भर में मदर ऑफ डेमोक्रेसी की जो बदनामी होगी, जो लॉ एंड ऑर्डर इशू बनेगा, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन आज की तारीख में 90% लोगों का तो वोट सुरक्षित हो गया है। तो अब आने वाले समय में चुनाव तक आप उन 90% लोगों को जो समस्याएं
समस्याएं हैं, उनका रोजगार की समस्या है, उनकी भूखमरी की समस्या है, उनका पलायन की समस्या है, उनकी शिक्षा की समस्या है, बिहार में बढ़ते अपराध दर की समस्या है। इस तरह के विषयों को जब उठाएगा विपक्ष या गठबंधन, तब ये चुनाव उनके हाथ में आएगा। अब मेरे ख्याल से अब से लेके चुनाव तक एसआईआर की बहुत चर्चा करना या महिलाओं को हमने टिकट दिया इसकी चर्चा करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसीलिए मैं कहा कि इसमें घोषणाएं क्या होती है वो महत्वपूर्ण नहीं है, घोषणाओं का टाइमिंग क्या होता है वो महत्वपूर्ण है। और मेरे ख्याल से महागठबंधन में तेजस्वी यादव को कुछ न कुछ अंदर खाने से इस तरह की सूचना मिल गई है कि नीतीश कुमार महिलाओं को खुल के सार्वजनिक मंच से आश्वासन देने की स्थिति में शायद नहीं है, इसीलिए वो खुद आगे आके अब वो आश्वासन खुद देना शुरू कर दिए हैं। और ये एक अच्छा क्या कहते हैं, अच्छी पहल है। इसमें महिलाओं के वोट के साथ जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है उसमें सेंधमारी तो हो जाएगी इसमें। बिल्कुल, और ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये घोषणाएं जो है कहां तक पहुंचती हैं और क्या कुछ होता है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उस पर भी हमारी नजर रहेगी और देखना होगा कि क्या वाकई में तेजस्वी के नाम का ऐलान खुले तौर पर किया जाता है और क्या स्ट्रेटेजी होती है। बहुत सारे सवाल ये कहे जा रहे हैं कि कल उनके जवाब मिलेंगे, तो कल का इंतजार सबको है। तो महागठबंधन तो यहाँ क्लैरिफाई चीजें करता हुआ नजर आएगा, क्या ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हम एनडीए में भी देखेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, सिद्धार्थ जी आपका, रविंद्र जी आपका। कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया।